गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है भवानी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम पहली यूनिट स्टार्ट की है हमने स्थिर वैद्युतिकी, मतलब स्थिर आवेशों पर अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हम विद्युत क्षेत्र पर लास्ट लेक्चर लेके आए हैं और आज हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब था, तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर विस्थापित करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आवेशों के परिमाण एवं उनकी मध्य की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसे हम कैपिटल P से डिनोट करते थे और उसकी जो डायरेक्शन होती थी वो माइनस से प्लस की ओर होती थी, ठीक है। वह एक सदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने विद्युत द्विध्रुव के बारे में देखा था तो विद्युत द्विध्रुव जो आवेशों से मिलकर बनता है, अगर वो आवेश है तो आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका आंसर आया था 2kp/r³, ठीक है। जहां पर P क्या होता था, Q × 2L, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो आई थी हमारे पास kp/r³, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक डेरिवेशन आपको और करवाया था, अगर आपको विद्युत द्विध्रुव के अराउंड स्पेस में किसी भी बिंदु पर किसी भी दूरी और किसी भी थीटा पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए मैंने एक डेरिवेशन आपको और करवाया है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक है, उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे विद्युत द्विध्रुव पर क्या क्या न्यूमेरिकल पॉसिबल है। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल भी करेंगे और हम एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और पहले पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो जरूर देखें, तो आपके कंसेप्ट ज्यादा सही हो पाएंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी है वो, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, तो देखिए, जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, क्या करना है हमको, हमें एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है और हमें देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। बल आघूर्ण का मतलब बल आघूर्ण लगने से कोई वस्तु घूमने लगती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमको देखना है कि वह बल युग्म का आघूर्ण कितना आता है, उसके बारे में हमको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है और इसके कुछ स्पेशल केसेस करने हैं, ठीक है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो, ये मान लो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में यहां बना रहा हूं, ठीक है। ओके, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में यह आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में आपको किसी द्विध्रुव को रखना है। मान लेते हैं मैं एक द्विध्रुव रख देता हूं इस तरह से, कुछ यहां पर हो जाएगा -Q और यहां हो जाएगा +Q, और मान लेंगे ये इसका सेंटर हो जाएगा। और आपको पता है विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी लेता हूं दोनों आवेशों के मध्य की, वो मैं 2L लेता हूं, तो ये दूरी L हो जाएगी और ये दूरी भी L हो जाएगी, और ये आपका इसका सेंटर हो जाएगा O, ठीक है। ओके, अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको मैं P से डिनोट करता हूं और इसकी दिशा कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। और इस प्रकार मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रख दिया। अब देखो यहां पर क्या होगा, तो वो देखना है। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी भी लिखता रहता हूं और इसको कंसेप्ट को भी हम साथ साथ में समझेंगे। अब आपको पता होता है, तो विद्युत क्षेत्र E में आवेश पर बल कितना होता है, तो F = QE, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल कितना लगता है, QE बल लगता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा
तो धनावेश जो होता है, धनावेश की दिशा क्या होती है? धनावेश की दिशा क्या होती है? ई के साथ होती है। मतलब धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ गति करता है, और जो ऋणावेश जो होता है, ऋणावेश जो होता है, ऋणावेश की दिशा किधर होती है? ई के विपरीत, ई के विपरीत। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो, ये जो धनावेश है इस पर भी एक बल लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और उसकी दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र के साथ में। और माइनस पर भी लगेगा F बराबर क्यू ई, जिसकी दिशा किधर हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे थोड़ी सी थ्योरी लिख लेता हूं। ठीक है, देखो, माना कोई द्विध्रुव, माना कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, दोनों आवेशों पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, दोनों आवेशों पर जो बल लग रहे हैं वो बराबर और विपरीत दिशा में। देखो, इस पर भी बल लग रहा है F बराबर क्यू ई, और इस पर भी बल लग रहा है F बराबर क्यू ई। दोनों आवेश जो हैं उनके परिमाण समान है मगर प्रकृति विपरीत है। तो इस पर बल लगेगा इधर, इस पर बल लगेगा इधर। ठीक है, अब देखो, बराबर है में विपरीत प्रकृति में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करेगा, रेखीय गति नहीं करेगा। क्या मतलब हो गया इसका? मतलब आपका जो F है और F है, नेट बल कितना आ रहा है? देखो, इधर भी बल लग रहा है F, पीछे भी बल लग रहा है F, तो है ना, कुल बल कितना हो जाएगा? कुल बल हो जाएगा इसका शून्य। कुल बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये विद्युत द्विध्रुव जो है ये समतलीय गति तो नहीं कर सकता। अब देखें, अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे कि देखो, दो बल लग रहे हैं और दोनों बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, मगर इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है। देखो, इस बल की जो क्रिया रेखा है वो यहां पर है, और इस बल की क्रिया रेखा यहां पर है। तो देखो, दोनों बराबर एवं विपरीत दिशा में लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, क्रिया रेखाएं अलग अलग है। तो द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए, इस पर एक बल लग रहा है, इस पर एक बल लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। देखो, दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है, इसके कारण तो इसकी कोई रेखीय गति नहीं हो सकती। मतलब ये द्विध्रुव आगे तो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, मगर दोनों बराबर एवं विपरीत लगने वाले बलों की क्रिया रेखा जो है वो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। एक बात आप ध्यान रख लो कि जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो वो रेखीय गति करती है, और अगर उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है तो वह घूर्णन गति करने लगती है। तो अभी ये द्विध्रुव जो होगा ये घूमने लगेगा, बस वो घूमने लगेगा। इसका मतलब हो गया बल युग्म का आघूर्ण। तो बस आपको वो बल युग्म का आघूर्ण है उसकी गणना करनी है। ठीक है, अब देखो, यहां पर हम मान लेते हैं माना द्विध्रुव को। ठीक है, क्या बात कर रहा हूं मैं? माना द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में थीटा विक्षेप पर रखा गया है। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो द्विध्रुव जो है उसको कितने डिग्री कोण पर रखा गया है? थीटा डिग्री कोण पर रखा गया है। अब देखो, ये आपका हो जाएगा घूर्णन अक्ष। ठीक है, तो इस घूर्णन अक्ष पे अब देखो दो आघूर्ण लगेंगे। कैसे लगेंगे? देखो, एक तो इस पर लगेगा, एक इस पर लगेगा। देखो, लगने वाला बल, और ये हो जाएगी इसकी लंबवत दूरी। ठीक है,
ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये लगने वाला बल है, ये आपका गुणन अक्ष है। तो बल आगुण क्या होता है? लगने वाला बल और गुणन अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये आपकी गुणन अक्ष हो गया, ठीक है। तो गुणन अक्ष अगर ये है तो ये इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। तो ये बल और ये लंबवत दूरी। अगर ये थीटा है और ये एल है तो ये कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। इसी प्रकार है किस पर भी कार्य करेगा, यहां पर भी देख लो, ये लग रहा है बल और गुणन अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगी ये वाली। तो ये हो जाएगा आपके पास एल कॉस थीटा और ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो इस पे दो टॉर्क लग रहे हैं, है ना, दो आघूर्ण लग रहे हैं। इसको नाम दे रहे हैं हम τ1, उसको नाम दे रहे हैं τ2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए समझ में आ रहा ना, ये लगने वाला बल, टॉर्क क्या होता है? लगने वाला बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो हो गया बल और लंबवत दूरी, ये बल और ये लंबवत दूरी, इसमें ये वाला बल और ये लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, F इंटू डी, लंबवत दूरी हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? F बराबर QE। कितना होता है? F बराबर QE, ठीक है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल युग्म का आघूर्ण, युग्म का मतलब दो बल लग रहे हैं ना, एक बल इधर लग रहा है, एक बल। तो देखो ये गति कैसे करेगा? इधर बल लगेगा तो ये इधर गति करेगा और ये आवेश इधर गति करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज गति। कैसी हो जाएगी? घड़ी की दिशा में। और ये भी घड़ी की दिशा में, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज गति हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल युग्म का आघूर्ण, तो ये आपका टॉ नेट जो होगा, इसको टॉ नॉट, है ना। तो एक तो ये लग रहा है इस पर और हाफ पर ये और हाफ पर ये। तो τ1 प्लस τ2 दोनों निकाल लेते हैं। τ1 कितना हो गया? तो ये हो जाएगा बल इंटू लंबवत दूरी, और τ2 के लिए भी क्या हो जाएगा? बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। अब बताओ बल कितना लग रहा है इस पर? F बराबर QE। क्या लग रहा है? F बराबर QE। और लंबवत दूरी कितनी है बताओ? ये बल और ये लंबवत दूरी L साइन थीटा, ये हो जाएगी L साइन थीटा। इसी प्रकार τ2 निकालना है तो ये लगने वाला बल और ये लंबवत दूरी, मतलब QE इंटू L साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो नेट टॉ कितना हो जाएगा? 2QE L साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको पता हो तो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2 इंटू L, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा P। तो ये हो जाएगा आपके पास PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। अब देखो आप, अब इस टाउ को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो देखो टाउ का हमारे पास आया है PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला आया है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टाउ बराबर वेक्टर क्वांटिटी है तो P क्रॉस E लिख सकते हो, और इसको हम टाउ बराबर E क्रॉस P भी लिख सकते हैं। तो सर अब ये लिखना है या ये लिखना है? तो देखो मैं बता देता हूं आपको दिख रहा होगा कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा ये रही और विद्युत क्षेत्र की ऐसी दिशा है और विद्युत द्विध्रुव की ये दिशा है, ठीक है। देखो विद्युत द्विध्रुव की दिशा ये रही, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, ठीक है। तो अगर आप P क्रॉस E से आओगे तो आपको कैसे चलना होगा? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अगर आप उल्टा चलो, E क्रॉस P चलो, तो आपको कैसा चलना होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो सही कौन सा हो जाएगा? ये केस तो हम ले नहीं सकते E क्रॉस P, तो आपको ये लेना होगा, क्योंकि देखो टॉ बराबर PE साइन थीटा का आप टॉ बराबर P क्रॉस E भी लिख सकते हो और E क्रॉस P भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा लिखना चाहिए P क्रॉस E या E क्रॉस P। तो ये सही मेथड है, क्योंकि हम P से E की तरफ आएंगे, ठीक है ना। क्लॉकवाइज घूमने के लिए आपको ये P की दिशा है, P से E की दिशा में आना होगा, E से P की दिशा में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये केस आपका कंसिडर नहीं होगा और ये केस कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है? बल युग्म का आघूर्ण निकाल लिया है हमने। एक समान विद्युत क्षेत्र में जब आपने किसी द्विध्रुव को रखा तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना आया है? टॉ बराबर PE साइन थीटा। कितना आया? PE साइन थीटा, या टॉ बराबर P क्रॉस E आया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? देखो
अब हम ये देखना चाहते हैं कि अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कब लगता है और न्यूनतम बल युग्म का आघूर्ण कब लगता है। तो ये हम इसके बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये कॉपी कर लो फटाफट, मैं इसके बाद में इसको कंटिन्यू करता हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं अब, ठीक है। ये थ्योरी आपको लिखनी है, क्योंकि बोर्ड के अंदर थ्योरी भी लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये अब अपन मैक्सिमम और मिनिमम केस वाला देखेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं अब। तो देखो, अब हम देखेंगे अधिकतम और न्यूनतम केस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, कुछ विशिष्ट स्थितियां देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, P बराबर टो बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। यह फॉर्मूला है। हम बात करेंगे देखो अधिकतम के लिए, ठीक है। अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, अधिकतम मतलब टो मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखो टो को अधिकतम होने के लिए, टो को अधिकतम होने के लिए किसको अधिकतम होना पड़ेगा, साइन थीटा को अधिकतम होना पड़ेगा। और थीटा अधिकतम कब होता है, साइन में थीटा अधिकतम क्या होता है 90, और ये प्लस माइनस 1 होता है, और ये 1 कहां पर आता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर, ठीक है। ये दोनों केस हो जाएंगे। इसके देखो हम दो डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास मैंने दो डायग्राम बना लिए, एक मैं 90 के लिए बना लूंगा, एक 270 के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम रखते हैं -q और +q, ठीक है। इसको 90 पर रखना है तो 90 पर रख देते हैं, ठीक है। यह आपका E की दिशा हो जाएगी, और ठीक है। तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, P क्रॉस E, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा बराबर 90 डिग्री। और इस तरह से हम एक और केस ले सकते हैं, प्लस और माइनस वाला केस, और ये E हो जाएगा, ये माइनस से प्लस वाला केस, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 270, ठीक है। दोनों थीटा समझ में आया ना। थीटा कहां से कैलकुलेट करते हैं हम, P की डायरेक्शन से। अगर ये P की डायरेक्शन ऐसी है तो थीटा ये कैलकुलेट होगा, और P की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो थीटा ये वाला कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में अगर हम द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर अधिकतम क्या लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण। अधिकतम लग के क्या होगा, देखो ये अगर है, इस पर एक बल लगेगा, इधर देखो F इक्वल टू QE, और इधर भी लगेगा F इक्वल टू QE। इसमें लगेगा देखो माइनस जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत F इक्वल टू QE, और इस पे भी लगेगा F इक्वल टू QE। कुल मिला के इस पे बल लगेगा ऐसे, तो यहां आके ये ठहर जाएगा ऐसे, और इसमें अगर ऐसे बल लगेगा तो ऐसे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन देखो, तो टो बराबर PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टो मैक्सिमम क्या आ गया, PE 90 वाला केस में। और इसमें भी क्या हो जाएगा, टो बराबर PE साइन 270, 270 की वैल्यू भी 1 होती है, तो टो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 90 और 270 के लिए इस पर बल लगेगा, तो ये इसके समांतर आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो क्या लिखते, एक लाइन और याद रख सकते हो आप, विद्युत द्विध्रुव हमेशा विद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में आने का प्रयास करता है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड केस है, वो क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ये अधिकतम वाला केस है, अब न्यूनतम वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो टाउ मिनिमम, सबसे न्यूनतम वाला फॉर्मूला क्या होता है, टो बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा, टो मिनिमम कब होगा,
जब आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, मिनिमम साइन थीटा मिनिमम मतलब 0, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मिनिमम साइन थीटा मिनिमम, और थीटा मिनिमम कब होता है साइन में, 0 डिग्री कितना होता है 0, कहां कहां पर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ये दोनों केस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके भी दो डायग्राम बना लेते हैं, समझ सकते हैं इसको। ओके, इसमें भी हम विद्युत द्विध्रुव को रख देंगे। विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो देखो कौन कौन से वाले केस में रखेंगे। तो यहां पर देखो, एक तो हम ऐसा रख सकते हैं इसको -q + q, ठीक है। एक इसको रख सकते हैं हम +q और -q, इस तरह की स्थिति में रख सकते हैं, ठीक है। इसकी दिशा हो जाएगी माइनस से प्लस, इसमें हो जाएगी इधर, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये P और E दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहां पर P इधर दिख रहा है और E इधर दिख रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस पर भी एक बल लगेगा F = QE, इसका प्लस है तो उधर एक बल लगेगा F = QE, इसमें उल्टे बल लगेंगे, इसमें F = QE लगेगा प्लस पर और इधर लगेगा F = QE इस साइड में, ठीक है। तो दोनों वाला केस में देखो, अब दोनों वाला केस की क्रिया रेखा समान हो गई ना, ये दोनों बल जो है अब एक ही क्रिया रेखा पर लग रहे हैं, एक ही क्रिया रेखा पर लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस पर अब ये घूर्णन गति नहीं कर सकता है ना। क्रिया रेखा क्या है, क्रिया रेखा एक समान है, तो यह घूर्णन गति नहीं करेगा। मगर इसमें देखो, इसको बोला जाता है स्थायी संतुलन, इसको बोला जाता है अस्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं हम स्थायी संतुलन और इसको बोलते हैं हम अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन, देखो स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन का मतलब क्या है, अगर सुनो, अगर अस्थायी संतुलन का मतलब ये यहां पर रहना पसंद करता है स्थायी संतुलन, और अस्थायी का मतलब ये अगर इसको यहां से विस्थापित कर देंगे तो ये वापस उस जगह पर नहीं आएगा। देखो कैसे, स्थायी संतुलन में देखो, अगर इसको मैं विस्थापन करके ऐसे करके वापस छोड़ दूं तो वापस ये इधर ही आएगा, क्योंकि प्लस विद्युत क्षेत्र के साथ में और माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है। मगर इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इसको विस्थापित कर दूं इतना सा, तो ये पूरा घूम जाएगा, तो इसकी स्थिति बदल जाएगी। देखो अगर प्लस को मैं इतना सा विस्थापित कर दूं तो इस पर देखो F = प्लस पे बल विद्युत क्षेत्र के साथ में लगेगा, तो ये इस तरह से घूम जाएगा और यहां पर आ जाएगा। इसलिए, और जबकि इस वाले केस में क्या होगा, देखो इसको मैं इस तरह से अगर विस्थापित करूंगा पर वापस इस -q पे बल पीछे की तरफ लगेगा तो वापस इधर ही आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है स्थायी संतुलन और ये होता है अस्थायी संतुलन, ठीक है। तो स्थायी संतुलन में तो क्या होता है, अगर द्विध्रुव को आप विस्थापन भी दोगे तो ये पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा, जबकि अस्थायी संतुलन में अगर आप इसको विस्थापन दोगे, थोड़ा सा विस्थापन भी दोगे, तो ये पूरा का पूरा घूर्णन करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम स्थायी संतुलन बोलते हैं, इसको हम अस्थायी संतुलन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, तो अभी हमने पढ़ा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। और बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो बल इंटू लंबवत दूरी। तो आपके पास कितने, 2 आवेश हो जाएंगे और दोनों आवेशों पे 2 बल लगेंगे और विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, ठीक है। जिससे उसकी रेखीय गति तो नहीं होगी, मगर उसमें क्या लगेगा, घूर्णन गति होगी। और उस घूर्णन गति को हम बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बल युग्म के आघूर्ण के कारण उसमें घूर्णन गति होती है। तो वह बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास PE sin थीटा। P क्या है वहां पर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब Q × 2L। E क्या है, तो E हमारे पास हो जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र, और ये थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेश 5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा में तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष एवं निरक्ष पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला डायग्राम देखो, अगर ये आपका विद्युत द्विध्रुव है -q और ये हो जाएगा सपोज +q,
ठीक है। इसके कारण आपको अक्षीय रेखा पे मानो यहां कहीं पर, ठीक है, इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस 2L हो जाएगी, क्लियर है। और दूसरा केस क्या कह रहा है, तो दूसरा केस आपको कह रहा है ये माइनस है और ये प्लस है, और यहां पर कोई P बिंदु है, यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है, ये दोनों केसेस हमारे हैं। इसमें आपको पता है थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, और इसमें क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इन दोनों के डेरिवेशन के आंसर अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज दे रखी वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकुलाम, तो Q1 Q2 आपको दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, जो हो जाएगा 5 × 10⁶ कुलाम। अच्छा, उसके बीच की दूरी दे रखी है आपको 2L की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जो हो जाएगी 1 × 10⁻² मीटर, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखिए आगे देखो, इसके मध्य बिंदु से 30 सेंटीमीटर, अगर आपको कितनी दूरी पर निकालना है, ये जो R दे रखा है, ये R आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 10⁻², ठीक है। आप चाहो तो पहले P निकाल के रख सकते हो, P बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो Q × 2L हो जाएगा। तो आपका Q कितना है, 5 × 10⁻⁻⁶, और आपका 2L की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी 10⁻², ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁸, ठीक है। ये हो जाएगा कुलाम मीटर के अंदर इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको जो वैल्यूज दे रखी थी वो मैंने लिख ली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम निकालेंगे E अक्षीय, ठीक है। E अक्षीय क्या हो जाएगा, 2 kp/r³, 2 का 2, K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, P की वैल्यू निकाल चुके हो आप 5 × 10⁻⁸, और R³ R कितना दे रखा है, तो R आपको दे रखा है 30 × 10⁻², 30 × 10⁻² का 2 kp/r³, इसका क्यूब हो जाएगा। अब ऊपर सोल्व कर लेते हैं, देखो 5 × 2 10, 10 × 9 90, और 10⁹ और 10⁻⁸, तो 10⁻1 बचेगी, ठीक है। अब 30 का क्यूब निकालना है, 30 × 30 × 30, और 10⁻⁻6 हो जाएगी ये। अब देखो क्या बचेगा, E अक्षीय कितना आएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 90 × 10 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, है ना, 27 × 101010, तो कितना हो जाएगा, यही तो बचा है, ये तीनों जीरो, 10⁻³ लिख लिया मैंने। 90 × 10, ये देखो 27 × 10⁻6 में 3 जाएगा, 10⁻³ बचेगा, ठीक है। 9 × 10 कितना हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 27, और ये 10⁻³ कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस की 3 हो जाएगी, ठीक है। आप इस जीरो को हटा के आगे भेज दो तो E कितना हो जाएगा 90 × 10⁻⁸ पीछे ट्रांसफर कर दो, 10⁻4 अपॉन 27, 90 में 27 को भाग दोगे तो 3.33 10⁻4 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इजी तो है, 2 kp/r³ में वैल्यू रखनी और आंसर निकालना है। और E आपका निरक्षीय रेखा पर कितना हो जाएगा, तो निरक्षीय होता है E अक्षीय बटा 2, है ना। निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अक्ष से आधी होती है, तो जो अक्ष का आंसर आएगा अक्षीय रेखा का, वो हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 3.33 10⁻4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1.67 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास E निरक्ष पर। बहुत इजी क्वेश्चन था, मगर इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kp/r³ होती है, और निरक्षीय रेखा पर kp/r³ होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी करो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल सेकंड। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है, ठीक है। तो दो कोई भी आवेश हो जाएंगे, उसके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है।
इन आवेशों के उन आवेशों का योग, मतलब Q1 प्लस Q2 आपको दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम। कितना दे रखा है? आवेशों का योग Q1 Q2 को दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम। ये हो गया 20 इंटू 10 की घात माइनस 6। तो Q1 प्लस Q2 आपको दे रखा है 10 की घात माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को F दे रखा आपको, कितने बल से प्रतिकर्षित करता है? 0.075। ठीक है, तो F दे रखा आपको पास 0.075। ठीक है, प्रतिकर्षित करता है। और दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है आपको, R दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कूलाम का नियम लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F आपको कितना दे रखा है? 0.075। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 Q2 आपको गिवन नहीं है। R स्क्वायर की वैल्यू, R की है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.075, ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9। और Q1 और Q2 ये 9 से 9 हो जाएगा कैंसल। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.075। ये हो जाएगा 10 की घात 9। सही है ना? इसको नीचे ट्रांसफर कर देंगे। इसको वापस ऊपर ट्रांसफर करोगे तो कितना आएगा? 0.075 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, ओके। अब ये 10 की घात 9 जो है, अब इसको क्या लिख देंगे हम यहां पर? देखो Q1 Q2 इक्वल टू, इसको हम कर लेंगे यहां पर, हम क्या कर लेंगे? देखो 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, माइनस 9 हो जाएगा। और इस पॉइंट को इधर ट्रांसफर करेंगे, 7.5 करोगे, 2 पॉइंट को इधर ट्रांसफर किया तो पावर 2 में इंक्रीज हो जाएगी। तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 11। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आपके पास, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की घात माइनस 6। और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 11। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे तो हम एक ट्रिक यूज करेंगे। यहां पर क्या करना है? Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर को, क्या हम Q1 Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 लिख सकते हैं क्या? देखो जब आप इसको ओपन करोगे ये कितना आएगा? Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। यहां पे इसको सोल्व करोगे क्या आएगा? Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर 2 Q1 Q2 और माइनस 4 Q1 Q2। इसमें इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? वापस इसको सोल्व कराओगे तो माइनस 2 Q1 Q2 आ जाएगा। तो हम इस तरह से, ये दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, तो ये आपको यूज करना है। अब आप देखो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 10 की घात माइनस 6। ठीक है, आपको गिवन दे रखा है, ये दे रखा है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है आपके पास 20 इंटू 10 की घात 6। ठीक है, 20 इंटू 10 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो इसको तो इसको 2 इंटू 10 की घात कितना लिख सकते हो आप? 2 इंटू 10 की घात माइनस 5 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 10 की घात माइनस 5। कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 5 का होल स्क्वायर 4। Q1 Q2 की वैल्यू आई आपके पास 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 11। फाइन। अब देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10 की घात माइनस 5 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 10, यह हो जाएगा 4 इंटू 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 11। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर और इसमें कॉमन आ रहा है 4 इंटू 10 की घात माइनस 10। यहां कितना बच रहा है? 1 और माइनस यहां कितना बच रहा है? 4 कॉमन चला गया तो 7.5 और 10 की घात माइनस 10 कॉमन चलेगी तो 10 की घात माइनस 1। ठीक है, तो देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 10 की घात माइनस 10, 1 माइनस, अब इस माइनस 1 की पावर को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0.75 आएगा, 0.75। ओके, इसको नीचे लाके इसको डिवाइड करो, एक पॉइंट आगे मूव कर जाएगा 0.75। अब देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 10 की घात माइनस 10, एक में से 0.75 जाएगा, 0.25 बचेगा
और 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -10 इंटू 1। अब देखिए इसका निकालेंगे Q1 माइनस Q2, तो अंडर रूट आ जाएगा 10 की घात -10 और Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात -5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखिए आपके पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू भी है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू भी है। अब हम सोल्व कर सकते हैं इसको, तो देखिए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात -5 और Q1 माइनस Q2 कितना आया, 10 की घात -5। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो रहे ऑलरेडी, Q1 कितना हो गया 2Q1, इसको भी ऐड कर लोगे, ऐसे ही होगा ऐड 2Q1, क्या एलसीएम आ रहा, क्या बाहर आ रहा कॉमन, 10 की घात -5, 2 + 1 कितना हो गया 3, 10 की घात -5 इंटू 3, तो Q1 कितना हो जाएगा, ये 3, 2 नीचे आएगा, 10 की घात -5, ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की घात -5, ये आ जाएगा आपके पास कूलम के अंदर, ये Q1 आ गया। अगर आपके पास Q1 आ गया तो Q2 निकाल सकते हो क्या, हम Q2 निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो Q1 प्लस Q2 हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 की घात -5, तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू 10 की घात -5, Q2 हमको निकालना है 2 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, तो Q2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात -5 और ये उधर जाएगा 1.5 इंटू 10 की घात -5। क्या कॉमन आ रहा बताओ, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 10 की घात -5, 2 माइनस 1.5, ठीक है ना, यही हो रहा है ना, 2 माइनस 1.5, तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास Q2 कितना आ जाएगा 10 की घात -5 और ये बचेगा यहां पर 0.5, है ना, 0.5 बचेगा ना, तो देखो Q2 कितना आ गया 0.5 इंटू 10 की घात -5। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 10 की घात -5 है। ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2 1.5 हो जाएगा। ठीक है, Q1 प्लस Q2 2 इंटू 10 की घात -5 है। ठीक है, Q1 की वैल्यू ये रही, Q2 ठीक है ट्रांसफर करेंगे 0.5 बचेगा, यही बचना चाहिए 0.5। ठीक है, और आप चाहो तो इसको माइक्रो कूलम में भी कर सकते हो। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, और इस Q2 को लिखा जा सकता है 5 माइक्रो कूलम। इसी तरह से इस Q1 को भी लिखा जा सकता है, देखो माइक्रो कूलम में चाहो तो Q1 को लिख सकते हैं अपन 1.5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 की घात -6 हो जाएगा ना, तो ये 15 कूलम हो जाएगा। इस 0 को रिमूव करोगे तो Q1 कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 की घात -6, ये हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये 15 माइक्रो कूलम आ जाएगा Q1 और 5 माइक्रो कूलम आ जाएगा Q2। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रहेगी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए आप। देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, विद्युत आवेश Q को 2 भागों में विभक्त कर देंगे, Q1 Q2 में, और उन दोनों आवेशों को r दूरी पर रखा गया है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल अधिकतम होने की शर्त क्या है। क्या बोला गया है कि आप Q को कितने में विभक्त कर दोगे, Q1 Q2 में विभक्त कर दोगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग रख देंगे। Q को आपने 2 भागों में बांट लिया, तो एक आवेश को मैं Q मान लूं तो दूसरा आवेश कितना हो जाएगा, अगर Q2 निकालना है ना, ये हो गया Q1, Q2 क्या हो जाएगा Q माइनस Q1। ये दोनों आवेश हो गए, इन दोनों आवेशों को कितनी दूरी पर रख दें हम, अगर एक आवेश हो जाएगा Q1, दूसरा हो जाएगा Q माइनस Q1, इसको r दूरी पर रख देंगे, तो इसके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो अधिकतम प्रतिकर्षण बल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें कूलम का नियम लगा लेंगे, आपको F निकालना है, F मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, देखो F क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो इसकी F के अधिकतम होने की शर्त क्या है,
अगर आपको पता हो जैसे y जो है y डिपेंड्स या x डिपेंड टू y हो गया या y बिलोंग्स टू x हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, y की अधिकतम मान, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx को किसके बराबर रख देंगे, 0 से, है ना। अगर आपने मैथ्स के अंदर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों के बारे में पढ़ा हो, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, तो उसका फॉर्मेट यही होता है y बिलोंग्स टू x, y का अधिकतम मान आ जाएगा अगर आप dy बाई dx को 0 रख दो। अब आप ये बताओ इसमें जो f है वो किस पे निर्भर कर रहा है, तो देखो इसमें क्या क्या नियतांक है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये सब तो हो गए नियत राशियां या नियतांक हो गए। तो f किस पे निर्भर कर रहा है, f निर्भर कर रहा है आपका q1 पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, q1 पे। तो आपको f का अधिकतम मान निकालने के लिए आपको निकालना होगा df अपॉन dq1 को किसके बराबर रखना होगा, 0 के बराबर। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, मैंने उधर बता दिया आपको f किस पे डिपेंड कर रहा है, q1 पे, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। तो देखिए अब क्या करेंगे, d अपॉन dq1, f की वैल्यू कितनी है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो k और k अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, d अपॉन डी q1, q1 को q से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा q डैश, q1 इंटू q, और ये हो जाएगा q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करोगे 0 हो जाएगी ये, तो क्या बच गया हमारे पास फाइनली, d अपॉन डी q1 इक्वल टू q1 इंटू q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम दोनों को अलग अलग क्या कर देंगे, दोनों का अलग अलग अवकलन कर देंगे, ऐसा ही होगा इक्वल टू 0। q1 बाहर देखो, q बाहर आ जाएगा, d ऑफ डी q1 इंटू q1, इस तरह से d ऑफ डी q1 ऑफ q1 कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x की पावर n का कितना होता है, nx n माइनस 1, तो d अपॉन डी q1 इंटू q1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2q1 हो जाएगा। क्लियर है, ये q, d अपॉन डी क्यू इंटू q1 या डी q1 अपॉन डी q1 कितना हो जाएगा भाई, डी q1 का q1 के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 2q1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो q हो जाएगा हमारे पास q प्लस 2q1 इक्वल टू 0, ये बीच में माइनस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास q इक्वल टू 2q1 और q1 की वैल्यू आ जाएगी q बाई 2। इसी तरह से अगर आपको q2 की वैल्यू चाहिए तो q2 की वैल्यू भी ये आ जाएगी q अपॉन 2, ठीक है। तो जब आपका f अधिकतम है तो q1 q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q बाई 2 और q बाई 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपको दिए गए थे दो आवेश, मतलब q को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक q1 और दूसरा हो जाएगा q माइनस q1, ठीक है। और दोनों के बीच में अधिकतम की शर्त क्या हो जाएगी, df अपॉन dq1 को आप 0 के इक्वल कर दो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक द्विध्रुव P एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा बराबर 30 डिग्री पर रखा गया है, द्विध्रुव को मुक्त करने पर होने वाला कोणीय त्वरण ज्ञात करो। अब देखो ऐसी कुछ कंडीशन है, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब दो आवेश, उनके द्रव्यमान आपको m और m दे रखे हैं और दोनों पे आवेश माइनस q और प्लस q है, ठीक है। और ये इसकी दिशा हो जाएगी माइनस प्लस। अब इसको अगर यहां से अगर आप इसको ड्रॉप करोगे, छोड़ोगे, तो देखो इस पर इधर एक बल लगेगा और इस पर इधर एक बल लगेगा और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। पर अगर आपको ध्यान हो तो जड़त्व के कारण ये बिल्कुल इसके समांतर नहीं रुक के थोड़ा आगे चला जाएगा और फिर वापस ये पीछे आएगा। इस तरह से इसमें कोणीय त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोणीय त्वरण, ठीक है। कोणीय त्वरण को हम लिखते हैं अल्फा से, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में हो, अगर हम रेखीय गति की बात करते हैं तो F इक्वल टू ma लिखते हैं रेखीय गति के लिए। तो कोणीय गति के लिए हम जो टाउ लिखते हैं बल आघूर्ण, वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास I इंटू अल्फा, ठीक है। देखो यहां पर टाउ बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फा कोणीय गति के लिए, जैसे कि F इक्वल टू ma होता है रेखीय गति में, तो कोणीय गति में टाउ बराबर I इंटू अल्फा। टाउ क्या हो गया बताओ, बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण लगने से कोई भी वस्तु घूमती है, I क्या हो जाएगा,
जड़त्व, आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और अल्फा क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण, यही हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो उसके लिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए टाउ बराबर क्या होता है बताओ, पीई साइन थीटा होता है। अब बताओ पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2L होता है। तो देखो टाउ क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमें ये टाउ का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा गुणन गति में, आई इंटू एल्फा, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है बताओ, द्रव्यमान इंटू दूरी के वर्ग का गुणनफल। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान m, दूरी कितनी है ये l, तो I बराबर क्या हो जाएगा, एक तो इसकी वजह से द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, तो m इंटू एल स्क्वायर, और एक हो जाएगा ये वाला m और ये l स्क्वायर, तो m l स्क्वायर, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है। m क्या होता है द्रव्यमान, r क्या होती है दूरी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा दूरी की जगह क्या है, l है दूरी, तो ml स्क्वायर, तो I बराबर क्या हो गया 2ml स्क्वायर, कितना हो गया 2ml स्क्वायर। आप चाहो तो यहां पर इस I की वैल्यू क्या रख सकते हो, 2ml स्क्वायर इंटू एल्फा, क्लियर है। I की वैल्यू 2ml स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को बराबर रख दो, बराबर रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2ml स्क्वायर इंटू एल्फा बराबर Q इंटू 2L ई साइन थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो देखिए आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक हमारे पास L से L कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे क्या बच गया, ML अल्फा Q ई साइन थीटा। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, तो अल्फा क्या आ जाएगा, Q ई साइन थीटा अपॉन ML, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कोणीय त्वरण, ठीक है, सही है ना। हमने एक द्विध्रुव को 30 डिग्री पर रखा, उसको छोड़ेंगे ना तो इसमें गति के जड़त्व के कारण ये थोड़ा आगे आ जाएगा, इस तरह से ये घूमने लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण, है ना। वेग में परिवर्तन किधर होता है, त्वरण, तो कोणीय त्वरण मतलब इसके अंदर लगातार वेग में ये ऊपर, यहां से छोड़ेंगे वेग बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां पे 0, फिर वापस ऊपर जाएगा, तो यहां पे ये बीच में नहीं रुक पाएगा, तो इसमें कोणीय त्वरण आ जाएगा। उस कोणीय त्वरण अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो टो बराबर पी साइन थीटा होता है, और एक मैंने टो बराबर आई इंटू एल्फा हो जाएगा। आई हो जाएगा हमारे पास जड़त्व आघूर्ण और एल्फा, और जड़त्व आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, m हो जाएगा द्रव्यमान और r हो जाएगी दूरी, तो हमारे पास दूरी जो है वो l है, ठीक है। ये एक जेई बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको शायद ना मिले, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक स्थायी संतुलन में रखे द्विध्रुव को अल्प विस्थापन देकर मुक्त करने पर दोलन के आवर्तकालिक की गणना कीजिए। आपको एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, उसके अंदर क्या करना है, एक द्विध्रुव रखा गया है, इस द्विध्रुव को आपको क्या करना है, अल्प विस्थापन देना है, अल्प कोणीय विस्थापन देना है। जब उसको आप अल्प कोणीय विस्थापन दोगे तो उसके अंदर एक विपरीत आघूर्ण, देखो ये प्लस क्यू यहां पे आ जाएगा जब आपने इसको इतना सा कोणीय विस्थापन दिया है ना। थीटा को आपने माना है अल्प विस्थापन, क्या देख रहे हैं हम, अल्प विस्थापन आपने दिया है। अल्प विस्थापन देने पर इसमें क्या आ जाएगा, एक विपरीत आघूर्ण, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क जिसे हम कहते हैं, है ना, एक रीस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, जब हम इसको यहां से मुक्त करेंगे तो ये यहां पर आएगा, यहां पे आएगा, और जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण यहां पर ये स्थायी संतुलन में नहीं रुककर आगे जाएगा और वापस ऊपर आएगा। इस तरह से इसके अंदर एक कोणीय त्वरण आ जाएगा। उसका आपको आवर्तकाल निकालना है, क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि टो बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। जब आप किसी भी द्विध्रुव को
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक बल लागू, वो कितना होता है, पीई साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो बहुत अल्प है, थीटा बहुत अल्प है, तो साइन थीटा को किसके बराबर लिखा जा सकता है, थीटा के बराबर। तो यहां पर देखो टो बराबर पीई, साइन थीटा को क्या लिख लेंगे हम, थीटा लिख लेंगे। अब देखिए एक बात और, यहां पे छोटा सा डायग्राम में बना रहा हूं, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और आपने इसको यहां विस्थापन दिया तो इसके विपरीत लगेगा आघूर्ण ना, तो टाउ की दिशा इसके विपरीत हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, टाउ और थीटा क्या होते हैं कि दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा होती है। अच्छा विपरीत दिशा होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, टो बराबर पीई माइनस ऑफ थीटा, तो टो बराबर हो जाएगा आपके पास पीई, क्या हो जाएगा, माइनस पीई हो जाएगा, ठीक है, माइनस पीई। ये इक्वेशन नंबर माइनस पीई थीटा हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए टाउ का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, जब घूर्णन गति के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, टाउ बराबर, जैसे कि F इक्वल टू एम ए होता है, क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, ये समतलीय गति के लिए है। घूर्णन गति के लिए टो बराबर क्या होता है, I इंटू एल्फा, यही फॉर्मूला होता है ना, I इंटू एल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अल्फा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। देखो अगर आपके पास समतलीय गति के अंदर आपको पता होगा F इक्वल टू माइनस एक्स होता है, जितना बल होगा उतना विपरीत। स्प्रिंग के अंदर देखा F इक्वल टू माइनस के एक्स वाला फॉर्मूला है ना, तो जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे, जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ज्यादा उसके अंदर विस्थापन आएगा। तो इसके लिए त्वरण कैसे निकालते हैं हम, तो अल्फा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हमारे पास हो जाएगा A क्या हो जाएगा त्वरण निकालने के लिए, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास रेखीय गति के लिए। अगर मुझे कोणीय गति की बात करनी है तो देखो आपके पास कोणीय गति के लिए टाउ कितना हो जाएगा बताओ, जैसे F इक्वल्स टू समतलीय के लिए बल ये होता है, तो घूर्णन गति के लिए टाउ करता है, इसमें विस्थापन होता है, इसमें कोणीय विस्थापन होता है, तो यहां पर आपके पास अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, तो हमको इसका यूज करना होगा ना, हम कोणीय गति की बात करेंगे तो हमको इसका उपयोग, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को इक्वल रख दें एक बार, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो आई अल्फा बराबर माइनस पीई थीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस पीई थीटा, माइनस से माइनस कैंसल, थीटा से थीटा कैंसल, तो क्या बच रहा है हमारे पास, देखो आगे आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पीई, यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा मेरे पास, पीई अपॉन आई, और ओमेगा स्क्वायर बराबर पीई अपॉन आई, तो यहां से आपको ओमेगा क्या मिल जाएगा, तो ओमेगा मिल जाएगा मेरे पास अंडर रूट पीई अपॉन आई, ठीक है। अब आपको पता है आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर, ठीक है, ये होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही होता है आवर्तकाल। ओमेगा की वैल्यू रख दो, टी बराबर 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो पीई अपॉन आई, ये ऊपर जाएगा तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, ये हो जाएगा आपके पास आवर्तकाल, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या हुआ, एक द्विध्रुव को आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा तो वो स्थायी संतुलन में है, उसके बाद इसको आप अल्प विस्थापन दोगे, जब आप विस्थापन दोगे तो इसके अंदर एक बल आघूर्ण स्टोर हो जाएगा, जब आप इसको वापस मुक्त करोगे तो ये इस तरह से गति करने लगता है, तो आपको उसके आवर्तकाल टाइम पीरियड निकालना था, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया, टो बराबर पीई साइन थीटा, है ना, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण होता है पीई साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है कि आपका थीटा जो है वो अल्प विस्थापन है, तो दी थीटा को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। और आपको पता है कि टो और थीटा की दिशा विपरीत है, इस वजह से मैंने यहां पर माइनस लिख लिया, ठीक है। अब देखिए बल आघूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, आई इंटू एल्फा, आई क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, और एल्फा क्या होता है कोणीय त्वरण, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक कांसेप्ट बताया है, ये 11th में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, एसएचएम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो F इक्वल टू माइनस एक्स, या इसका A हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखो ये रेखीय गति के लिए होता है, ये कोणीय गति के लिए, तो कोणीय गति में F का काम कौन करता है,
बल आघूर्ण टॉ करता है, और वहां पर विस्थापन होता है एक्स में, यहां किसमें होता है कोणीय विस्थापन, तो थीटा, दोनों की दिशा विपरीत होती है, यहां दिख रहा है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, और आपको पता है टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू यहां पर रख देंगे। इस तरह से हम इसका आवर्तकाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और यहां पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाता है। विद्युत क्षेत्र पर सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, और हमने सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं। हमने एनसीईआरटी से लेकर हमने एडवांस लेवल तक के सारे न्यूमेरिकल हमने इस चैप्टर्स में किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, जो होगा हमारे पास गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। और वो पढ़ने से पहले हम उसमें सतत आवेश वितरण जो हमको पढ़ना होगा, सीबीएसई में सतत आवेश वितरण जो है वो पहले दे रखा है, ठीक है, मगर उसे हम गाउस का नियम जो है उससे पहले हम सतत आवेश वितरण को पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम गाउस के नियम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ खत्म हो रहा है, और आज की क्लास भी हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जो होगा हमारे पास गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप सब पढ़ाई करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।